दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पुनीत। और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और देश में कोरोना का कहर जारी है, तो इस कहर से अपने आप को बचाए रखिए, सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश चल सकेगा, समाज चल सकेगा। इसलिए ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, कोई काम हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, और अगर निकलना भी पड़े तो मास्क पहन कर निकलिए, अपना चेहरा ढक कर निकलिए, सैनिटाइज अपने आप को करते रहें, हाथ धोते रहें, ताकि आपका बचाव हो सके। कॉमेडी कलर्स आप सुनते हैं रेडियो उड़ान पर, मेरे यानी पुनीत के साथ। और आज है शुक्रवार और मैं हो चुका हूं एक बार फिर से आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर। और आप रेडियो उड़ान को अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर, या हमारी mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां से आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स हासिल कर सकते हैं, और हमारे कम्युनिटी कलर्स जैसे प्राइम शोज को लाइव सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल www.youtube.com/radioudan, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/radioudan, और इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़कर भी आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। बहरहाल आपके फीडबैक्स हमें समय समय पर मिलते भी रहते हैं, और उन्हीं फीडबैक्स और सजेशंस के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम्स को और अपने इवेंट्स को तैयार किया करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप हमें अपने सजेशंस और फीडबैक्स देते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि आप हमारे प्रोग्राम हमारी ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं, या जो कंप्यूटर यूज़र हैं उनके लिए प्लेलिस्ट हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर अवेलेबल है, जहां से डायरेक्ट प्ले का बटन प्रेस करके भी आप हमें सुन सकते हैं, या हमारी विनैम्प या VLC मीडिया प्लेयर के लिए डिज़ाइन की गई प्लेलिस्ट से भी आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स का लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर। सबसे पहले सुनते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। बनारस के श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय को 9वीं से 12वीं तक के लिए किया गया अचानक बंद। सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक रूप से बीमार पीड़िता का बयान सच मानते हुए रेपिस्ट को दी सजा। पंजाब के फगवाड़ा में अंगहीन दिव्यांग यूनियन की बैठक में फैसला, दिव्यांगजन के खाते में जल्द जमा कराए सरकार पेंशन। मुंबई में RPF द्वारा लोकल ट्रेन्स में दिव्यांग कोचेस में अवैध यात्रियों की यात्रा पर रोक लगाने के लिए अभियान तेज। संयुक्त PG एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने के बावजूद दिव्यांग डॉक्टर्स के लिए एम्स में प्रवेश नहीं। अरियल्लूर जिले में अन्ना द्रमुक पार्टी के एक सचिव दिव्यांग लड़की के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार। तो न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hi friends, this is Ghanshyam Vaswani. You are listening to Radio Udan. For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udan. बदलता दो, बदल देगा समाज की सोच को। बदलता दो, जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दो, जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दो डिस्कशन रेडियो उड़ान पर हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कॉमेडी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस हो चुकी हैं, और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ गौरी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गौरी कुबेर और आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। प्रोग्राम में अब समय हो चुका है डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का। तो आइए सुनते हैं खबरें कुछ विस्तार से।
बनारस स्थित हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय को 9वीं से 12वीं के लिए अचानक से बंद कर दिया गया है। दोस्तों, श्री हनुमान प्रसाद स्मृति सेवा ट्रस्ट 1972 से सरकार से अनुदान लेकर इस स्कूल को चला रहा है। इस स्कूल को 1984 में जूनियर हाई स्कूल की मान्यता दी गई थी। 1993 में इंटरमीडिएट तक की मान्यता इसे प्राप्त हुई। दोस्तों, बनारस के एक बड़े कपड़ा व्यवसायी जालान समूह के समेत 18 सदस्यों का ट्रस्ट इसे चलाता है। पिछले साल भर से स्कूल बंद होने की कगार पर आ रहा था और अब स्कूल के ट्रस्टीज ने बताया है कि सरकारी मदद के बंद होने की वजह से स्कूल को चलाते रखना नामुमकिन हो गया है। फ्रेंड्स, पिछले 1 महीने से इसके पूर्व छात्र जगह जगह प्रदर्शन करके एक आंदोलन चला रहे हैं। लगभग 30 दृष्टिबाधित छात्र पिछले 1 हफ्ते से स्कूल के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। ये सभी छात्र अपना संदेश प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ साथ सभी जिम्मेदार अधिकारियों को भेज चुके हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधान आचार्य श्री कृष्ण मुरारी द्विवेदी जी ने बताया कि केवल पैसे के अभाव में यह निर्णय लिया गया है। पिछले 3 सालों से स्कूल वित्तीय संकट का सामना कर रहा है और स्कूल के 28 अध्यापक बिना पगार की स्थिति में ही काम कर रहे थे। पैंडेमिक से बिगड़ रहा है भारत का मानसिक स्वास्थ्य, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी सुधरने का नाम नहीं लेती। दोस्तों, भारत में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के आने के बाद से मानसिक विकारों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस कराने का अधिकार दिया जा चुका है। ये कानून कहता है कि हर एक बीमाकर्ता मानसिक बीमारी के इलाज के लिए उसी आधार पर चिकित्सा बीमा का प्रावधान करेगा जो शारीरिक बीमारी के इलाज के लिए उपलब्ध है। इसके बाद भारतीय बीमा निगम विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिए कि इस कानून को लागू करने के बाद से उनकी सभी योजनाओं में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस कानून ने कई मानसिक रूप से विकलांग लोगों और उनके देखभालकर्ताओं को उम्मीद दी थी, लेकिन नियम लागू होने के 3 साल बाद आज भी अधिकतम बीमा कंपनियां मानसिक कंडीशन वाले व्यक्तियों का बीमा ये कहकर टाल देती हैं कि अभी उनके अंदरूनी कायदों में बदलाव नहीं हुए हैं। दोस्तों, 2015 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस के सर्वेक्षण से पता चला था कि भारत की लगभग 13% आबादी माने 100 मिलियन लोग मानसिक रूप से विकलांग हैं, जिनमें से 10% लोग गंभीर रूप से मानसिक बीमारियों का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, इंडिया में जहां लोग ऐसी चीजें खुलकर रिपोर्ट नहीं करते, वहां ये आंकड़े असल आंकड़ों से कुछ कम ही होंगे। कोविड की दूसरी लहर ने भारत में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संकट को बढ़ावा ही दिया है। इसमें जनसामान्य पर निरंतर भय और अनिश्चितता का एक माहौल थोप दिया। भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर एक बहुत ही मामूली रकम खर्च की जाती है। यहाँ पर मानसिक रोगों का निदान और इलाज की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है। ग्रामीण इलाकों में कोई भी चिकित्सा सेवा प्राप्त करने के लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की मांग और उनकी उपलब्धता के बीच एक बड़ा अंतर है। नई दिल्ली में रहने वाले और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील और एक्टिविस्ट गौरव कुमार बंसल ने बताया कि अप्रैल में दिल्ली कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आदेश दिए थे कि सभी बीमा कंपनियों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 का पालन करना चाहिए और ऐसा करने में किसी भी प्रकार की देरी को कानून का उल्लंघन माना जाएगा। फिर भी ये अन्याय जारी है। नालावाला की बाइपोलर इंडिया कम्युनिटी ऐसे लोगों के साथ काम करती है जिन्हें मेंटल हेल्थ कंडीशन की वजह से इंश्योरेंस नकार दिया गया। वे बताते हैं कि ज्यादातर इंश्योरेंस पॉलिसीज इन केसेस में इन पेशेंट यानी एडमिट होने के टाइम के ही पैसे देती है। लॉन्ग टर्म मेडिकेशन के लिए कोई पॉलिसी कवर नहीं है। पूना के सेंटर फॉर हेल्थ केयर फॉर मेंटल हेल्थ पॉलिसीज के निदेशक श्री सौमित्र पठारे कहते हैं
कि मानसिक रोगी को पॉलिसी ना मिलने पर बीमा लोकपाल या IRDAI के पास अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए। इसके बाद भी जब बात ना बने तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। जब बहुत से लोग कोर्ट तक पहुंच जाएंगे तब कोर्ट को अंदाजा होगा कि कितने लोग फंसे हुए हैं। जब तक सही ढंग से गाइडलाइंस नहीं बन जाते, मानसिक रोगियों के साथ हो रहा ये भेदभाव बंद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक रूप से विकलांग पीड़िता का बयान सच मानते हुए रेपिस्ट को दी सजा। उत्तराखंड की एक 36 वर्षीय महिला जो 70% विकलांग है, उसके साथ 2015 के सितंबर में बलात्कार किया गया था, जिसके बाद कोर्ट में केस भी चला, जिसके दौरान इस महिला की गवाही को सही नहीं माना गया क्योंकि बयान से पहले वाली शपथ का सही अर्थ उसे समझ में नहीं आ रहा था। 2016 में सुनवाई के दौरान महिला ने फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीरें सही पहचान ली थी। सुनवाई के बाद रेपिस्ट को 10 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन इस सजा के खिलाफ महिला ने 2019 में फिर से अपील की, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को जस्टिस एल नागेश्वरा राव और अनिरुद्ध बोस की बेंच के सामने रखा गया। जजेस की बेंच ने कहा कि हालांकि महिला के बयान में कुछ विसंगतियां हैं, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से उनका स्टेटमेंट रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। बेंच ने धारा 376 लगाते हुए आरोपी को कड़ी सजा सुनाई। समीहा बारवीन को मिला न्याय, हाई कोर्ट ने दी परमिशन पोलैंड इवेंट में हिस्सा लेने की। दोस्तों, आइए जान लेते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला। 18 साल की समीहा बारवीन एक सुनने में अक्षम एथलीट है। वे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 11 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। आने वाले 4th वर्ल्ड डेफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप पोलैंड के लिए ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर द डेफ यानी AISCD ने कुछ ट्रायल्स लिए। ये इवेंट 23 अगस्त से 28 अगस्त के बीच चलने वाला है। समीहा इन ट्रायल्स में पास होने वाली अकेली सुनने में अक्षम लड़की है, लेकिन काउंसिल उसे फिर भी इवेंट पर जाने से रोक रहा है क्योंकि वे 5 पुरुष प्लेयर्स के साथ सिलेक्ट हुई अकेली महिला खिलाड़ी है। 5 मेल प्लेयर्स के साथ अकेली महिला खिलाड़ी को भेजने में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया राजी नहीं थी। तब ये मैटर कोर्ट के पास चला गया। कोर्ट में जस्टिस R महादेवन ने इस केस पर अपना फैसला सुनाया। तमिलनाडु की कन्याकुमारी की समीहा का पूरा रिकॉर्ड देखा गया। कोर्ट ने जाना कि सभी सिलेक्टेड प्लेयर्स में समीहा प्रथम क्रमांक पर थी। इसीलिए हाईकोर्ट ने जोर देकर कहा कि समीहा भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे सही उम्मीदवार है और वे देश के लिए बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। हाईकोर्ट ने AISCD को समीहा का चयन करने और उसे पोलैंड चैंपियनशिप के लिए महिला वर्ग में भेजने के लिए निर्देश भी दिए। समीहा को 90% हियरिंग इम्पेयरमेंट है और वो 100 मीटर ट्रैक तथा लॉन्ग जंप की एथलीट है। फ्रेंड्स, सोचने वाली बात तो ये लगती है कि इतनी काबिल होने के बावजूद समीहा को कोर्ट में अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ी। AISCD ने ये क्यों नहीं सोचा कि पुरुष एथलीट्स परदेश में उसकी रक्षा और सम्मान भी तो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सिर्फ स्त्री पुरुष समानता का वाद नहीं है, बल्कि काबिलियत और सम्मान की बात भी है। नए नए स्टार्टअप्स ले रहे हैं प्रवेश डिसेबिलिटी सेक्टर में। फ्रेंड्स, हालांकि इन्वेस्टर्स अभी भी डिसेबिलिटी सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन कई नए स्टार्टअप्स इसकी ओर एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगे हैं। इस दुनिया में 1 अरब से भी ज़्यादा लोग विकलांग हैं, जिनमें से 2.6 करोड़ विकलांगजन भारत में रहते हैं। कई दिव्यांगजन पैसा खर्चा करके बड़े उत्पाद और सेवाएं खरीदना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो ये समय डिसेबिलिटी सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एक बड़ा ही अच्छा समय है। डिसेबिलिटी सेक्टर में कई लोगों के पास पैसा और ज़रूरत दोनों है, लेकिन इस क्षेत्र में निर्माण की संख्या बहुत ही कम है। निवेशक 2 चीज़ों की वजह से चिंतित है। एक तो जोखिम
और दूसरा रिटर्न्स। अगर इस समय डिसेबिलिटी सेक्टर के किसी भी भाग में रिटर्न्स अच्छे दिखकर आए तो अधिकांश निवेशक जोखिम लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होना अभी बाकी है। जो स्टार्टअप्स इस सेक्टर में उतरना चाहते हैं वे एक बात ध्यान रखें कि अपनी सर्विस या अपना प्रोडक्ट बहुत ही संकुचित न रखें। ऐसा रखें जिसे व्यापक बनाया जा सके। उदाहरण के तौर पर सबटाइटल्स या वीडियो के नीचे आने वाले उपशीर्षक। ये जब आए थे तब केवल सुनने में अक्षम लोगों के लिए बनाए गए थे, लेकिन आज इन्हें हर कोई पढ़ता है और पढ़ने लिखने और नई भाषा सीखने में ये मदद करते हैं। अब जब डिसेबिलिटी सेक्टर की तरफ स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे निवेश भी अवश्य ही बढ़ेगा। जहां सिर्फ एनजीओ और गवर्नमेंट ही इस क्षेत्र में काम कर रहे थे, वहां पर प्राइवेट सेक्टर के बड़े इन्वेस्टमेंट से बदलाव निश्चित है। AT स्केल नामक ग्लोबल पार्टनरशिप ने असिस्टिव टेक्नोलॉजी में बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। उन्होंने हियरिंग एड्स, प्रोस्थेसिस, आई ग्लासेस और व्हील चेयर्स में भारी निवेश किया है, जिससे वे भारी रिटर्न्स की उम्मीद भी रखे हुए हैं। सोशल अल्फा के आंकड़ों को माने तो 2018 में केवल 56 AT स्टार्टअप्स इस सेक्टर में निवेश कर रहे थे, जबकि आज 2021 में ये संख्या 10 गुना बढ़ चुकी है। आंकड़ों से ये तो साफ है कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी डिसेबिलिटी सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा बनते हुए सेक्टर को डोमिनेट कर रही है। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स सिर्फ रेडियो उड़ान पर। यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई और मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। मेरा नाम कृष्णा यादव और मैं श्री कृष्णा पिकल्स की मालिक हूं। मेरे को आप सुन रहे हो रेडियो उड़ान पर। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है। माय ओपिनियन सेक्शन कम्युनिटी कलर्स का एडिटोरियल भी होगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। दोस्तों आइए अब आपका ध्यान खींचते हैं एक बड़ी ही गंभीर समस्या की ओर। पैंडेमिक के चलते कश्मीर में बढ़ रहे हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज। दोस्तों महामारी ने बहुत सारे मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को जन्म दिया है। लॉकडाउन का डर, अनिश्चित माहौल, पैसे का तनाव, इमोशनल स्ट्रेस, दिनचर्या में व्यापक बदलाव, इन सभी को महामारी के चलते एक नया जन्म मिला है। इससे अवसाद और चिंता वैसे भी बढ़ी हुई है। लोगों में एक निराशा की भावना पैदा हो गई है। हर एक आने वाला दिन लोग अपनी किस्मत पर भरोसा करके गुजार देते हैं, लेकिन ये तो लाचारी है। खुद के प्रति, भविष्य के प्रति, दुनिया के प्रति नकारात्मकता है। अब जरा ये सोचिए
कि कश्मीर में इससे क्या असर हुआ होगा। कश्मीर पहले से ही जातिवाद, आतंकवाद, दुर्गम ग्रामीण परिस्थिति, गरीबी और ठंड, इन सब से लड़ रहा है। JLNM यानी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल हॉस्पिटल द्वारा किए गए एक अध्ययन में पता चला कि ये मामला पेचीदा होता जा रहा है। कश्मीर में मानसिक तनाव से ग्रसित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। उदाहरण के तौर पर 45 वर्षीय यास्मीन की बात ले ले। यास्मीन ने 7 साल पहले अपने सगे भाई को सेना के जवान और आतंकवादियों के बीच एक मुठभेड़ में गोली लगते हुए देखा था। खून से लथपथ उसके शरीर में केवल यातनाओं के लिए जगह बची थी। तड़पते हुए अपने भाई को मरता देख यास्मीन उसके लिए कुछ करती, इससे पहले ही वो चल बसा। इसके बाद से यास्मीन कभी भी पूरी तरह से इस याद से उभर नहीं पाई। अंत में यास्मीन को पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का पता चला। जब लॉकडाउन लगा तो यास्मीन के चिकित्सा सेशंस बंद हो गए। दवाइयों की कमी होने लगी तो उनकी हालत और बिगड़ गई। दोस्तों, यास्मीन कोई अकेला ऐसा मामला नहीं है। ग्रीष्मकालीन राजधानी से 40 किलोमीटर दूर त्राल के मंजूर अहमद को OCD है, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिससे वे लगातार डरे हुए से रहते हैं। तालाबंदी के कारण वे अस्पताल नहीं जा पाए और दवाइयां लेना भी बंद कर दिया। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि स्थानीय मस्जिद कमेटी ने पैसे जमा करके उन्हें अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की। कश्मीर की घाटी में बार बार और लंबे समय तक संचार बाधित रहने से लॉकडाउन का असर गहरा हो गया। महामारी के पहले के 2 दशकों तक कश्मीर घाटी में लंबी हिंसा, घेराबंदी, लगातार गश्त लगाती पुलिस ने तनाव को बढ़ाकर रखा था। मृत्यु का निरंतर जोखिम, पैसे का, रिसोर्सेस का अभाव, इसने सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ताने बाने को कमजोर कर दिया है। पर्यटन के बंद हो जाने से कई लोगों की रोजी रोटी भी बंद हो गई। प्राकृतिक आपदाओं जैसे घातक भूकंप और बाढ़ से जटिलताएं बढ़ गई, जिससे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी स्थितियां कश्मीर में गंभीर रूप लेने लगी। सरकार की मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन पर एक दिन का ब्यौरा देखा गया, जिसमें पता चला कि एक विशिष्ट दिन पर कुल 7,300 कॉलर्स में से सबसे अधिक कॉलर्स श्रीनगर से थे और ये सभी कॉलर्स 31 से 50 वर्ष की आयु के बीच के थे। कश्मीर में पेशेवर डॉक्टरों का प्रावधान और उनमें से भी प्रशिक्षित नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की संख्या गंभीर रूप से कम है। इसके अलावा जिला अस्पतालों में मनोविज्ञान के समाजशास्त्र के स्नातक मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ पर भी मनोरोग की मुफ्त सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। वहाँ सिर्फ जीवन रक्षक दवाइयाँ उपलब्ध हैं। आज की डेट में श्रीनगर के अन्य अस्पताल में मनोरोग OPD में हर दिन औसतन 200 मरीज देखे जाते हैं। महामारी से पहले भी ये संख्या 150 थी। दोस्तों, कोविड समय के दौरान टेलीसाइकेट्री सेशंस एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता था, लेकिन कश्मीर में जनता इसे भी अच्छी तरह से नहीं जानती और समय समय पर कश्मीर में सुरक्षा की दृष्टि से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। लोगों को इसे समायोजित करने के लिए समय चाहिए। हालांकि टेली हेल्थ इस समस्या का समाधान कर सकता है, लेकिन उपकरणों की उपलब्धता और बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी इसके लिए आवश्यक है। फिलहाल मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए सामुदायिक शिविर फलदायी हो सकते हैं। ये लोगों को मदद देने और मदद लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों, निश्चित रूप से कोविड की लड़ाई कश्मीर के लिए आम राज्यों से कुछ ज्यादा ही मुश्किल रही है। आइए अब आपको एक और जानकारी देते हैं जो सभी दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से UGC अक्टूबर टेस्ट के लिए एप्लीकेशंस आमंत्रित की गई हैं। प्रतिभागी ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जरूर पढ़ लें। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 5 सितंबर 2021।
अप्लाई करने के लिए प्रतिभागी NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब के फगवाड़ा में अंगहीन ब्लाइंड यूनियन कपूरथला की ओर से यूनियन की महिला प्रधान दविंदर कौर की अध्यक्षता में व सलाहकार मोहन लाल की अगुवाई में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी को दिव्यांगजन की पेंशन सीधे उनके खाते में जल्द डालने संबंधी एक विज्ञापन सौंपे जाने का विचार किया गया। इस बैठक में यह भी विचार किया गया कि यदि पेंशन चेक के माध्यम से दी जाती है तो इसका विरोध किया जाएगा और लुधियाना टोल प्लाजा के सामने धरना देकर जाम लगाया जाएगा। राज्य के प्रधान श्री लखवीर सिंह सैनी ने बताया कि दिव्यांगजन की अन्य योजना कार्ड का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बार बार शिकायत दर्ज कराने पर भी इस संबंध में कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके विरोध में यूनियन की ओर से फूड सप्लाई दफ्तर के बाहर आधा घंटा धरना भी दिया गया। यूनियन की ओर से कहा गया कि यदि इस संदर्भ में कार्रवाई नहीं की जाती है तो संघर्ष को तेज किया जाएगा। मुंबई की लोकल ट्रेन्स में अब भीड़ बढ़ रही है। मुंबई में आरपीएफ ने एक कार्रवाई के तहत उपनगरीय ट्रेन्स यानी लोकल ट्रेन्स में दिव्यांग कोच में अवैध यात्रियों की यात्रा संबंधी अभियान को तेज किया है। पिछली 2 अगस्त से अब तक दादर स्टेशन में आरपीएफ द्वारा 57 यात्रियों को अवैध यात्रा के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और आरपीएफ रेलवे कानून की धारा 155 के तहत उन्हें दंडित किया गया। पश्चिम रेलवे में भी इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। मध्य रेलवे की ओर से यात्रियों को यह अपील की जा रही है कि वे दिव्यांगजन के लिए आरक्षित कोचेज में यात्रा न करें। यदि दूसरी ओर की बात करें तो मध्य रेलवे के 46 रेलवे स्टेशंस को पर्यावरण का ख्याल रखने और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्मार्ट स्टेशंस का दर्जा दिया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के द्वारा निर्धारित नियमानुसार इन 46 स्मार्ट स्टेशंस को निर्धारित किया गया है। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से निर्धारित मानकों के अनुसार इन रेलवे स्टेशंस को ISO 14001 और 2015 प्रमाणीकृत किया गया है। आइए आपको मुंबई की लोकल ट्रेन्स की एक और खबर बताते हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन में इस मंगलवार शाम 8 बजे दीघा के एक फिजिकली चैलेंज्ड का मोबाइल फोन चोरी हो गया। आपको बता दें कि ये फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्ति जिनका नाम F साहू बताया जा रहा है और ये 43 वर्ष के हैं, लोकल ट्रेन के दिव्यांग कोच में ट्रेवल कर रहे थे। थाने और कलाबा के बीच किसी व्यक्ति ने उनकी जेब से फोन निकाला और जब तक वे रेजिस्ट करते वो कूद गया। पुलिस की माने तो F साहू जो कि 43 वर्षीय हैं, इस ट्रेन के दिव्यांग कोच में ट्रेवल कर रहे थे और वह व्यक्ति जिसने फोन चुराया वो भी इसी कोच में ट्रेवल कर रहा था। केस दर्ज कर लिया गया है। सालों से देश के 7 अलग अलग ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, जिनमें एक इंस्टीट्यूशन दिल्ली में स्थित है, में मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम का एंट्रेंस क्लियर करने वाले दृष्टिबाधित व्यक्तियों को एडमिशन से वंचित कर दिया जाता है। पिछले 3 सालों में सिर्फ 0.4 सीटें ही उन्हें दी गई हैं, जबकि 2016 के RPWD एक्ट में 5% आरक्षण का प्रावधान है। हालांकि जिन मुट्ठी भर लोगों ने प्रवेश लिया है उन्हें गैर नैदानिक विषय ही दिए जा सके हैं। अगर 5% कोटे की बात की जाए तो 2018 से लेकर अब तक 4000 अलग अलग एम्स में PG सीट्स में से 200 सीट्स दिव्यांगजन को जानी चाहिए, जबकि उन्हें सिर्फ 17 सीट्स दी गई हैं। जनवरी 2021 INIET के सीट मैट्रिक से पता चलता है कि देश के 7 एम्स में 684 सीट्स में से 27 दिव्यांगजन के लिए आरक्षित थीं, जो कि इन सीट्स का बमुश्किल 4% बनता है। हालांकि इसमें 38 उम्मीदवारों को योग्य डॉक्टरों की सूची में दिखाया गया है, लेकिन एक भी सीट अब तक उन्हें आवंटित नहीं की गई है। जुलाई 2021 INICET में सभी 7 एम्स में 536 में से 26 सीटें दिव्यांगजन के लिए आरक्षित हैं। लेकिन एक समाचार पत्र में छपी खबर को माने तो आवंटन के इस नकली दौर में एक भी सीट अब तक उन्हें आवंटित नहीं की गई है। अरियल्लूर जिले की कायरलाबाद पुलिस ने 27 वर्षीय एक दिव्यांग युवती के यौन उत्पीड़न में अन्नाद्रमुक के एक पदाधिकारी के रूप में जाने जाने वाले 60 वर्षीय त्यागराजन को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि त्यागराजन अन्नाद्रमुक की स्टेट ब्रांच में सेक्रेटरी के तौर पर
कार्यरत थे। त्यागराजन की मुलाकात इस दिव्यांग कार्यकर्ता से पिछले हफ्ते उनके घर पर हुई जब वो अकेली थी। उस समय उसका यौन उत्पीड़न किया गया। हमले में पीड़िता घायल हुई। जब परिवार के लोगों को इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की। मुकदमा दर्ज कर त्यागराजन को गिरफ्तार करके हिरासत में भेज दिया गया है। तो डिटेल न्यूज बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई नई अपडेट्स ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो बहरहाल डिटेल न्यूज़ बुलेटिन के बाद वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के उस पार होगा सेक्शन आवर ओपिनियन या हमारी राय दानिश महाजन के साथ। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मेरा नाम रिया है। मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है। मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है। मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। वाह, ये बच्चा कितनी अच्छी फ्लूट बजाता है। सुरीला बजा रहा है। मेरा नाम है सिंचन नोहारा और मैं 5 साल का हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। सारे इसे मिलकर सुनिएगा क्योंकि मैं भी इसे सुनता हूँ। ये सिंचन कहाँ से आ गया? जोर से घूमे हम तुम झूमे, नाचो नाचो और सबको घुमा दो। ब्रेक के बाद मैं फिर से आपके साथ हूं, आपका दोस्त पुनीत। और चलिए अब बढ़ते हैं माय ओपिनियन सेक्शन की ओर। पेश कर रहे हैं दानिश महाजन। जी दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश महाजन कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज़ है तो danish.mahajan88@gmail.com पर शेयर करना ना भूलें। दोस्तों कई बार आप लोग कहते हैं कि हमारी स्टेट की कोई न्यूज़ नहीं है, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास अपनी स्टेट की कोई न्यूज़ है विद ऑथेंटिक सोर्स तो आप हमें प्रोवाइड करवाएं, क्योंकि हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ तो आप लोग भी वॉलंटरली हमारे साथ काम करें ताकि हम आपकी स्टेट्स को भी कवर करें। आरपीडी एक्ट की चर्चा तो आप लोगों ने सुनी होगी और बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि कौन सी स्टेट में रूल्स बने हैं, नहीं बने हैं, क्या चल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो इसको लेके राज्यसभा में डॉक्टर वी शिवाबसन जी ने एक सवाल पूछा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से। उन्होंने पूछा कि हमें ये बताया जाए कि कितनी स्टेट्स में अभी तक रूल फ्रेम हुए हैं, कितनी स्टेट्स में नहीं हुए हैं। आरपीडी एक्ट के अंदर जो स्पेशल कोर्ट्स हैं जो बनाने की बात की गई है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, तो उन पे क्या हुआ, कितनी स्टेट्स ने वो बनाए, तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। और आपको मैं बताऊंगा इस जो उन्होंने रिप्लाई दिया डॉक्टर प्रतिमा जी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मिनिस्टर है फॉर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो आपको पता लगेगा कि ये आपके क्या स्टेट में अभी कोर्ट बन चुके हैं। अगर आपको नॉलेज मिलती है तो पता लग जाता है, तो आप लोग फिर देख सकते हैं अपने एरिया में कहाँ कहाँ है, तो आप
खुदा ना खास्ता कभी ज़रूरत पड़े कोर्ट में जाने की, लेकिन अगर ज़रूरी होता है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये स्पेशल कोर्ट्स आपकी स्टेट में बन चुके हैं। तो रिप्लाई में जो आया है, पहली बात तो उन्होंने कहा है कि जो रूल्स हैं वो अभी तक आंध्र प्रदेश में नहीं बने, महाराष्ट्र में नहीं बने, और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, यूटी की बात करें, तो जे&के में नहीं बने, लद्दाख में नहीं बने, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में नहीं बने। दोस्तों ये बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट की बात है, इट इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग कि अब लगभग 6 साल होने वाले हैं। 5 साल तो मान लीजिए, 16 में पास हुआ था, 21 हमारा लगभग अब जाने वाला है, 5-6 साल हो गए। और महाराष्ट्र इतनी बड़ी स्टेट्स में अभी तक रूल फ्रेम नहीं हुए, आंध्रा में नहीं रूल फ्रेम हुए, और महाराष्ट्र और आंध्रा में इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिसेबिलिटी राइट्स के लिए काम करती हैं, तो ये उनका फेलियर है। ये क्यों नहीं करवा पाए अभी तक? एक रीज़न ये हो सकता है कि अभी तो कोविड है 2 सालों से, इसलिए, लेकिन बहुत सारी स्टेट्स ने उस दौरान भी करवाए हैं, डिपार्टमेंट तो अपने काम कर रहे हैं। तो अभी तक महाराष्ट्र और 6 साल, ये आप देखिए, जब आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो जिन स्टेट्स में अभी तक, जिस कंट्री में रूल्स ही नहीं बन रहे, जिन स्टेट्स में, अगर स्टेट्स भी देखिए, महाराष्ट्र इतनी बड़ी स्टेट है, काफ़ी डिसेबल्ड वहाँ से आते हैं। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत वाइब्रेंट है, मेरी समझ के बाहर है कि अभी तक वो रूल भी फ्रेम नहीं करवा पाए। तो इससे पता लगता है कि गवर्नमेंट कितनी संजीदा है डिसेबिलिटी को लेके। बात ये भी है कि कई लोग ये बोलेंगे अगर रूल भी बन गए उससे क्या होता है, लेकिन एक प्रक्रिया है, एक स्टेप होता है। रूल्स बनने के आपके अधिकार आपको पता चलते हैं, यू कैन फाइट, और आपको पता लगता है गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है। तो ये बहुत ही परेशान करने वाली बात है। महाराष्ट्र और आंध्रा में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए, और अभी इफेक्टिवली ये इस पर काम होना चाहिए। पहले रूल तो फ्रेम करवा लें। तो ये सुन के मुझे तो काफ़ी दुख लगा। दूसरा, किन किन स्टेट्स में कोर्ट्स है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जो आरपीडी एक्ट के अंतर्गत थे, मैंडेट है, तो उसकी एक लिस्ट मैं आपको पढ़ देता हूँ। अंडमान निकोबार में कोर्ट हैं, आंध्र प्रदेश में रूल्स फ्रेम नहीं हुए लेकिन कोर्ट हैं, असम में स्पेशल कोर्ट्स हैं, बिहार में है, चंडीगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है, दिल्ली में है, गोवा में है, हिमाचल प्रदेश में है, झारखंड में है, कर्नाटक में है, केरला में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में भी कोर्ट हैं, रूल बेशक फ्रेम नहीं हुए, मेघालय में कोर्ट है, मिज़ोरम में है, उड़ीसा में है, पौंडीचेरी में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, सिक्किम में है, तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ स्पेशल कोर्ट्स हैं, और बाकी जो रह गए हैं वहाँ नहीं है। तो शायद गुजरात में भी अभी तक नहीं है। तो ये गवर्नमेंट का लचीलापन जो है, इस पर हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा। अगर इस 5-6 सालों में ये स्टेटस है तो फिर एक लंबा टाइम लग सकता है इसको इम्प्लीमेंट करवाने में। तो बहरहाल ये था आज की सेगमेंट में। मुझे लगा कि ये सभी को पता होना चाहिए आज की डेट में कहाँ कहाँ रूल्स बन गए हैं, कहाँ कहाँ कोर्ट हैं, तो आप अपने अधिकारों के लिए फाइट कर सकते हैं। अगले सप्ताह मिलूंगा किसी और न्यूज़ के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा, और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुतल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते जॉब अलर्ट्स। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे उत्तर प्रदेश की ओर से रेलवे में दृष्टिबाधितों के लिए 4 पद अप्रेंटिस के लिए रिक्त हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इन पदों के लिए कैंडिडेट्स के लिए 10th या 10+2 मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास होना जरूरी है, और इसके साथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के तहत सर्टिफिकेट इन IT और रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट इन रेलेवेंट ट्रेड फ्रॉम NCVET या SCVET होना कैंडिडेट्स के पास जरूरी है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 1 सितंबर 2021 है। कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से RRC की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भर सकते हैं। वेबसाइट है rrcpry.gov.in।
जॉब अलर्ट्स के बाद अब आइए आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। बनारस के श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय को 9वीं से 12वीं तक के लिए किया गया अचानक बंद। सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक रूप से बीमार पीड़िता का बयान सच मानते हुए रेपिस्ट को दी सजा। पंजाब के फगवाड़ा में अंगहीन दिव्यांग यूनियन की बैठक में फैसला, दिव्यांगजन के खाते में जल्द जमा कराए सरकार पेंशन। मुंबई में आरपीएफ द्वारा लोकल ट्रेन्स में दिव्यांग कोचेस में अवैध यात्रियों की यात्रा पर रोक लगाने के लिए अभियान तेज। संयुक्त पीजी एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने के बावजूद दिव्यांग डॉक्टर्स के लिए एम्स में प्रवेश नहीं। अरियल्लूर जिले में अन्ना द्रमुक पार्टी के एक सचिव दिव्यांग लड़की के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।